हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये उस वक्त की एक नॉट सो पॉपुलर मूवी थी, लेकिन आज यूट्यूब पर इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और जो है बहुत तरीके से इसको अप्रिशिएट किया जाता है और लोग इसे देखकर बहुत कुछ अच्छी बातें लिखते हैं, जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उस वक्त जो है इस फिल्म को बिल्कुल भी एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, क्योंकि ये जो फिल्म की जो कहानी थी, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म की जो कहानी थी वो इंस्पायर थी राजेश खन्ना और मुमताज़ की आई हुई फिल्म एक ही रास्ता में, जिसमें जो है एक भाई होता है जो अपने दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा कर्ज ले लेता है। फिर उसके दूसरे भाई की शादी होती है और जब उसकी बीवी ब्याह कर घर में आती है तो फिर जॉइंट फैमिली को देखकर वो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर वो घर छोड़ के चली जाती है। और फिर पीछे पीछे बेटा भी चला जाता है, जो लड़का होता है, भाई होता है, जो होता है प्रेम चोपड़ा, और बिंदु होती है उनकी वाइफ। तो उसके बाद जो घर पे जो दुखों का पहाड़ टूटता है, तो कुछ ऐसी ही तर्ज पर बनी थी ये फिल्म, जिसका नाम था ओम जय जगदीश। जी हाँ, ये फिल्म आई थी सन 2002 में। ये एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी थी, आप कह सकते हैं हम साथ साथ है के कॉन्सेप्ट के बाद ये फिल्म जो थी, जो एक तरीके से तीन भाइयों की कहानी थी। हालांकि ये उस दौर में फिल्म आई थी जब लोग धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे थे। जो जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म होने की राह पर चल पड़ा था। और आज तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जो है जॉइंट फैमिलीज़ बहुत ही रेयर बची हैं, क्योंकि अब लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। और मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि भैया आप ऐसी सिचुएशन में रहिए जहाँ पर आप दूर भी हैं और साथ भी हैं। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, तो क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। पहले क्या होता था कि दो लोगों को अगर एक करना है तो उनको एक कमरे में बंद कर दो। यहाँ पर अगर दो लोगों को आज की तारीख में लड़वाना है तो उनको एक कमरे में बंद कर दो। वो 24 घंटे साथ में रहेंगे, एक दूसरे की गलतियाँ देखेंगे, अलग हो जाएंगे। कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ साल पहले अगर दो लोगों में बन नहीं रही है तो उनको एक कमरे में बंद कर दो, साथ में रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो उनमें जो है दोस्ती हो जाएगी। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। अब साथ में रहने से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। पहले होता था साथ में रहने से एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना, एक दूसरे को मेंटल सपोर्ट देने से जो है लोगों में जो है वो यूनिटी आती थी, एक दूसरे के पूरक बनकर जो है परिवार साथ में रहता था। आज की तारीख में तो एक दिन भी भाई जो हैं शादी के बाद साथ में नहीं रह सकते। भाइयों में इतना प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन भाइयों की जो वाइफ्स होती हैं उनके अपने ड्रीम्स होते हैं। देखिए, हर औरत जो है वो खुद का घर बनाना चाहती है, खुद की रसोई, खुद का कमरा, वो उसके ड्रीम्स होते हैं, जो गलत नहीं होता है। अक्सर जो है लड़कियों जब पैदा होती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी शादी होगी, तुम पराई हो, पराए घर चली जाओगी। जब वो ये ब्याह कर घर में आती हैं तो भाई ये घर मेरे ससुर जी का है, फिर उसके बाद इसकी आधे हिस्सेदार जेठ है, उसमें आधा हिस्सा जो है वो देवर का है, तो उसका क्या होता है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं चाहती है कि भाई उसका खुद का भी घर हो, जहाँ पर वो हो और उसका एक छोटा सा संसार हो, जिसकी वजह से जो है वो अपने पति से निवेदन करती है कि अलग घर रहते हैं। तो वहाँ पर जो है पहले के ज़माने में ऐसी बहुओं को विलन बना दिया जाता था। हालांकि हाँ, कई औरतें काफ़ी ज़्यादा कलाएं करती थीं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। और मैं इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक मजबूरी बता रही हूँ। आज ऐसा नहीं होता है। आजकल की जो सासें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो भी समझती हैं कि भैया बहू अगर थोड़ी दूर रहेगी तो अच्छा है, कम से कम वेले दर वेले हमारे काम आ जाएगी, साथ में रहेगी तो बिल्कुल भी जो है वो करेगी नहीं। कुछ ऐसी सास होती हैं जो थोड़ी मजबूर होती हैं, लाचार होती हैं, तो वो बहुओं के साथ रह लेती हैं। उसमें भी जो हैं वो बहुओं की मदद ही करती हैं, और उनको पता है कि अगर हमें बहू के साथ रहना है तो अपने आँखें कान और मुंह बंद करके रहना होगा, तभी हमें अच्छी रोटी मिलेगी, तभी हमारी सेवा होगी, और तभी जो है बहू आते जाते हमारे पैर छू जाएगी। तो ये भी एक सच है, ये भी एक रियलिटी है।
तो इसी वजह से जो है अब ये कॉन्सेप्ट जो है न्यूक्लियर फैमिली के चलने लगे हैं। लेकिन ये जब फिल्म आई थी तब धीरे धीरे जो लोगों की सोच बदल रही थी, तो इसी वजह से जो है, और इस तर्ज पर ऑलरेडी एक फिल्म बन चुकी थी राजेश खन्ना साहब और मुमताज़ पर, तो लोगों ने उस चीज़ को कंपेयर भी किया, तो इस वजह से भी ये फिल्म इतनी ज़्यादा चली नहीं। हालांकि इस फिल्म को बनाया था अनुपम खेर साहब ने, जो उनकी शायद डायरेक्शन की ये पहली एक उनकी पारी थी जो उन्होंने खेली थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था वाशु भगनानी साहब ने। हालांकि अगर आप थोड़ी इस फिल्म की रिसर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यश राज इस कॉन्सेप्ट को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, और वो इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे सलमान, शाहरुख और मेरे ख्याल से आमिर थे, जिनको लेकर ये फिल्म बनाना चाहते थे, और उनकी हीरोइंस काजोल, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये उनके हाथ नहीं आया, मे बी डेट्स नहीं मिली, क्या हुआ कि फिर ये प्रोजेक्ट गया वाशु भगनानी साहब के पास, जिनके बेटे हैं जैकी भगनानी और जिनकी बहू हैं रकुल प्रीत। तो जैकी भगनानी के पिताजी हैं वाशु भगनानी, तो उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की। इस फिल्म में पहले जो तारा शर्मा है, जो अभिषेक बच्चन की हीरोइन बनी है, उससे पहले इस फिल्म में दिया मिर्ज़ा ये रोल करने वाली थी, लेकिन क्योंकि उनकी पहली की शुरुआती फिल्में फ्लॉप हो गई थी, इस वजह से जो है उन्हें ये फिल्म उनके हाथ से चली गई। और इस फिल्म की जो कहानी होती है कि भाई कैसे तीनों भाई मिलकर अपने बाप दादा की जो ज़मीन है, ख़ास तौर पे पिताजी का जो घर है, उसकी नीलामी से उसे बचाते हैं। हालांकि फिल्म में आपको दिखाएंगे कि कुछ वक्त बाद तीनों भाई अलग हो जाते हैं, उनके बीच में एक फटा डल जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाता है, लेकिन फिर एंड में सब कुछ अच्छा होता है। इस फिल्म में परमीत सेठी भी हैं, जो एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो इस फिल्म में अन्नू कपूर भी हैं, जिनकी एक खास भूमिका है। तो ओवरऑल ये फिल्म थी, इस फिल्म को मैंने उस ज़माने में बहुत बार देखा है। फिल्म बुरी नहीं है, आप फिल्म को देख सकते हैं, एक अच्छा एंटरटेनमेंट है। इस फिल्म का संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। इस फिल्म में हीरोइन की बात करूं तो महिमा चौधरी थी और उर्मिला मातोंडकर थी। उर्मिला मातोंडकर जो हैं फरदीन खान के साथ पेयर की गई थी। एक्चुअली फरदीन खान और उर्मिला मातोंडकर की कुछ फिल्में इससे पहले काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चली, जैसे कि उनकी प्यार तूने क्या किया की अगर मैं बात करूं तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये फिल्म 2001 में आई थी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। आई थिंक ये उर्मिला के करियर की बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जिसमें उर्मिला का एक साइकिक रोल था कि वो किस तरीके से एक साइको लवर होती है। तो ये फिल्म थी जिसकी वजह से इनका पेयर काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था, और उस मूवी का जो गाना था कम वक्त इश्क, वो तो बहुत उस ज़माने में ब्लॉकबस्टर चार्ट बस्टर हुआ था। तो उसके बाद जो है ये इनकी पेयरिंग हुई थी, लेकिन वही बात है कि फिल्म नहीं चली। और यहाँ पर मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक्टिंग जो है उर्मिला को बिल्कुल नहीं आती। मैं ये तहमत झूठी लगा ही नहीं सकती उर्मिला पर, क्योंकि उर्मिला इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और वो अपनी फिल्मों से ये साबित कर चुकी हैं। इस फिल्म में थे अनिल कपूर जो बड़े भाई का रोल करते हैं, मंझले भाई का रोल करते हैं फरदीन खान, और सबसे छोटे भाई का रोल करते हैं अभिषेक बच्चन, और उनकी माता जी का रोल है, इन तीनों की जो माँ का रोल किया था वो आई थिंक उनका नाम वहीदा रहमान जी हैं। वहीदा रहमान जी का एक बहुत लंबा करियर रहा है, और अगर आपको हैरानी की बात मैं बताऊं, वहीदा रहमान जी जो हैं वो जया बच्चन जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, और काम कर चुकी हैं अभिषेक बच्चन के साथ भी। जी हाँ, दिल्ली 6 में भी वहीदा रहमान थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आप करियर पे नज़र डालें तो वहीदा रहमान जो हैं जया बच्चन की मदर का रोल कर चुकी हैं, अमिताभ बच्चन की भी मदर का रोल कर चुकी हैं अगर आप उनकी पुरानी बीती फिल्मों को खंगालें तो, और अभिषेक की माँ का भी रोल कर चुकी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा उनका करियर रहा होगा। और ये अगर मैं बात करूं जया बच्चन के जो यंग डेज़ में, जो उनकी एक फ़िल्म आई थी जिसमें वो काफ़ी यंग थी, जिस फिल्म का नाम था फागुन, उसमें जो थी वहीदा रहमान
थी अब जया बच्चन की मदर का रोल किया था। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा करियर रहा होगा, उन्होंने कितनी लंबी पारी खेली है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा उनको हाई रिगार्ड्स दी जाती है। और बच्चन फैमिली में से तो बहुत उनको हाई रिगार्ड्स दिया जाता है, क्योंकि वो पूरे सारे ऑलमोस्ट सभी बच्चन के साथ में काम कर चुकी हैं, और एज अ हीरोइन भी वो अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुकी हैं, उनकी हीरोइन बनकर। उनकी एक फ़िल्म आई थी अदालत करके, तो उस फिल्म में वो उनकी वाइफ भी बनी और मदर भी बनी। तो ये वहीदा रहमान जी की क्वालिटी थी कि वो हर कैरेक्टर को बड़ी ही शिद्दत से और बड़ी नेचुरल तरीके से करती रही हैं। तो ये आप ये फ़िल्म देख सकते हैं, ये भी फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके गाने भी ठीक ठाक थे, मतलब मेलोडियस हैं। और इस फ़िल्म में महिमा चौधरी भी थी। हालांकि महिमा चौधरी का कोई खासा रोल नहीं था, उनके लिए कुछ करने को नहीं था, बट ठीक था, जो भी उनको मिला उन्होंने किया। तारा शर्मा बिल्कुल नहीं थी, और उनका तो कोई भी रोल नहीं था सिवाय एक गाने के। और डायरेक्शन जो है वो अच्छा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अनिल कपूर और अनुपम खेर की एक बहुत सालों की एसोसिएशन है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी सतीश कौशिक, अनिल कपूर और अनुपम खेर, ये तीनों की जो तिगड़ी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और बहुत ज़्यादा जब सतीश कौशिक साहब का निधन हुआ, तब ये दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और बहुत ज़्यादा इनकी आंखों में भी दिखा कि अपने दोस्त को खोने का गम क्या होता है। तो ये चीज़ इनकी थी, बहुत लंबी इनकी फ्रेंडशिप रही है, और इन्होंने साथ में बहुत काम किया है और अच्छा काम किया है। और बहुत ही सही तरीके से जो है अनुपम खेर ने जो है इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और वो फिल्म अच्छी है, साफ़ सुथरी है, पारिवारिक है, और इस फिल्म को आप देख सकते हैं। और उस वक्त तो इस फिल्म को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला था, लेकिन आज जब ये लोग फिल्म देखते हैं तो मैं पढ़ती हूँ कमेंट सेक्शन में, लोग कहते हैं कि भाई फैमिली होनी चाहिए, फैमिली वैल्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त ये फ़िल्म को किसी ने भी अंडरस्टैंड नहीं किया था, क्योंकि ज़माना तब बदल रहा था। आप सोचिए 2002 और अब 2024 है, और 24 भी ख़त्म होने को आया है, 25 शुरू होने वाला है। आई थिंक अगले महीने से जो है 2025 आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना 20 साल से भी ज़्यादा की ये फ़िल्म है। और बस इस फिल्म में और तो कुछ ऐसा है नहीं जिसके बारे में मैं और बात कर सकूं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है, कितनी बार देखी है। मैंने तो इस फिल्म को बहुत पसंद किया है, और कहीं ना कहीं मैंने इस फिल्म को थोड़ा पर्सनल फ्रंट पर भी देखा है, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन जो है मैं ऑलमोस्ट अपनी जो है आसपास देख चुकी हूँ, जहाँ पर एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत को बिकने से बचाता है। और इस फिल्म का एक डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ था ओम जय जगदीश मूवी का, कि कहते हैं कि कहानी में कुछ ऐसा ही था कि जब कहानी में अंत हो जाए, अगर कहानी में सब कुछ अच्छा हो जाए तो समझो कहानी ख़त्म हो गई, और अगर कहानी में अच्छा नहीं हुआ है तो समझना कि अभी कहानी बाकी है। तो ये जो डायलॉग था ये बड़ा मशहूर हुआ था, और आई होप, मैं थोड़ा सा भूल रही थी इसलिए थोड़ा सा मैंने फंबल किया और थोड़ा सा मैंने रिपीट किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये ऐसा ही था कि कहते ना कहानी में एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो सोचो अभी कहानी बाकी है। तो कुछ ऐसे ही साउंड था, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हुआ था। आई थिंक इसी की तर्ज पर एक डायलॉग ओम शांति ओम में भी बना हुआ है कि पिक्चर अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त। तो उसमें भी इस तरह से जो है इस डायलॉग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला गया। तो ये बात तो सच है कि भाई हम कहाते हैं ना कि भाई एक था राजा एक थी रानी, दोनों साथ में खुशी खुशी रहते थे, ख़त्म कहानी। और या दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। लेकिन जब दोनों ज़िंदा हैं, दोनों दुखी हैं, तो इसका मतलब कहानी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, या क्या ऐसा घट चुका है जिसकी वजह से ये लोग दुखी हैं, तो ये सुनना बाकी है। तो इसी वजह से जो है हमारी अपनी खुद की ज़िंदगियों में भी हम कोई काम जब तक पूरा ना हो जाए तो हम उसको ये नहीं कहते काम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये डायलॉग था, और जो थोड़ा काफ़ी पॉपुलर हुआ। और बस और तो कुछ ऐसा है नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये फ़िल्म कैसी लगी। मैंने तो इस फिल्म को देखा है और काफ़ी बार देखा है।
एक वक्त पे ये फिल्म बहुत आती थी टीवी पे, सैटेलाइट चैनल्स पर। अब तो ये फिल्म नहीं आती है और ये एक तरीके से एक अंडररेटेड फैमिली मूवी बन चुकी है। और अब देखा जाए तो इतनी फैमिली मूवीज़ आती नहीं है। हाँ, साउथ की मूवी ज़रूर आती हैं जिसमें एक्शन भी होता है, ड्रामा भी होता है, इमोशन भी होता है, फैमिली वैल्यूज़ भी होते हैं। लेकिन इंडियन ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें वाकई कुछ इस तरह के मैसेजेस हों, और ना बनती हैं और ना लोग अब काम भी करते हैं कि भाई चलेगी तो नहीं, कौन देखेगा इस फिल्म को। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब जो ज़माना है वो डिजिटल है, सोशल मीडिया वाला ज़माना है। तो फिर ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जिससे यूथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। इस वजह से जो है अब कहानी यूथ को ध्यान में रहकर बनाई जाती हैं। पहले फिल्में वगैरह हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग देखते थे तो उनको ध्यान में रख के बनाई जाती थी। तो अब ये कल्चर का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। हाँ, कुछ सीरियल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि पहले सीरियल्सों का दौर आया करता था भाई। और मैं कहूँ तो अगर मैं बात करूँ ना उस दौर की, तो उस दौर में पारिवारिक सीरियल हिट हो रहे थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये फिल्म नहीं चली। वो भी क्यों सीरियल हिट हो रहे थे, क्योंकि उसमें जो है बहुओं के मेकअप, बहुओं की साड़ियाँ, बहुओं के त्याग, बहुओं की जुल्म, वो ज़्यादा हाईलाइट होते थे। वहाँ पर कोई फैमिली वैल्यूज़ इतने नहीं दिखाए जाते थे जितने कलह कलेश दिखाए जाते थे। और इसी तरीके से जो है फिर जॉइंट फैमिलीज़ के भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। कहने को एक जॉइंट फैमिली पर आप एक सीरियल बना रहे हो, लेकिन इतने कलह कलेश दिखा रहे हो तो फिर किसका मन करेगा। तो कहते हैं ना कि बड़े इंटेलिजेंटली आपको एक अच्छाई के रास्ते पर लेकर जो है वो बुराई के रास्ते पर आपको ढकेलते थे ये सीरियल वाले। हालांकि यही वजह है कि इसी वजह से लोगों थोड़े से, जो मुझे लगता है कि थोड़ा जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट इस वजह से भी ख़त्म हुआ कि भैया इतना परिवार परिवार की पीपड़ी बजाते हैं, लेकिन देखो सास बहू के बीच में कितना प्रॉब्लम है, दोनों भाइयों के बीच में कितना इशू है। तो ये भी एक रियलिटी जब सीरियल में दिखाने लगे तो लोगों का मन भी चढ़ने लगा। और जाहिर सी बात है, जब सीरियल चल रहा है, अगर कोई सीरियल हिट हो रहा है, इतने साल तक 8-8 साल तक कोई सीरियल चल रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस लोगों के दिमाग में जाएगा। हर रात को 10:30 बजे बैठ कर टीवी के आगे आप बैठे हुए हो, एक पर्टिकुलर 10:30 ले लो, 8:30 ले लो, 9 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, 10 बजे ले लो, तो कहीं ना कहीं तो आप इन्फ्लुएंस होंगे ना। पहले इन्फ्लुएंसर का ज़माना नहीं था, पहले ज़माने था टीवी सीरियल का, जिसके माध्यम से लोग इन्फ्लुएंस होते थे। अब ज़माना है सोशल मीडिया व्लॉगर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, जो आपको पता नहीं कौन सा इन्फ्लुएंसर वाला इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिनसे आप जो हैं आप धीरे धीरे जो हैं वो गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। पहले हम लोग भटके कि नहीं भाई, फैमिली वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को तवज्जो ना दो, और अब हम अलग लेवल के जा रहे हैं, अब हम क्रिंज पने की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए कितना 20-22 सालों में कितना ज़्यादा बदल गया। आई होप मैं आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो खैर अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे नए वीडियोस के साथ में। और बताइएगा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा या किसी भी बात से अगर आपको कोई मेरी सही ना लगी हो, कोई ठेस पहुँची हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए मैं पर्सनली फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हूँ कि भाई दूर रहकर भी जो है रिश्ते अच्छे संभल सकते हैं। हाँ, पास अगर रहना है तो उसके लिए थोड़ी तपस्या ज़्यादा करनी पड़ती है। जहाँ पर मजबूरी है तो आप साथ में रहिए, अगर आप दूर रहकर अपना सब कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बस मेरा ये मानना है। मैं यहाँ पर कोई नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पर कोई वो बात कर रही हूँ। खैर मैं बस अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और मैं जाते जाते यही कहूँगी कि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे पता है, मैंने तो बचपन से इतने कलेश देखे हैं अपने आसपास, तो मुझे पता है कि जब तक साथ में थे तब तक मैंने बहुत कलेश देखा। लेकिन जब थोड़ा सा एक ब्रेक मिला, एक दूरी मिली, तो वापस से जो है, जो लोग एक दूसरे को सामने आकर मारने काटने की बात करते थे, टंगा पंदवांगी इस तरह की बातें करते थे कि टांगे तोड़ दूंगी, वो फिर एक सिचुएशन अच्छी हुई कि जब दूर रहने चले गए, फिर मिले तो ऐसे मिले कि भैया कब
की यारी है, कब की दोस्ती है, कभी कोई गिले शिकवे थे ही नहीं। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं नहीं अलग हो जाना ही चाहिए। भाई जिनकी फैमिलीज़ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, देवरानी जेठानी, माँ बाप, भाई बहन, उनके बच्चे, तो बिल्कुल साथ में रहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अब सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो बिल्कुल अलग होने में कोई बुराई नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती थी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और इस मूवी से अगर आपकी कोई याद जुड़ी है, कोई बात जुड़ी है, तो ज़रूर आप मेरे साथ ये शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू।